कि बिहार में अभी अभी तुरंत नियमावली निकली है, आप लोगों को पता है ना। और मैंने आपको बताया कि इस नियमावली के तहत यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। तो भैया आप लोग तैयार रहिए, हम तैयारी कराएंगे आपको अच्छे तरीक़ा से। आप ध्यान दीजिए, मैं बेटर तरीक़ा से आपका तैयारियां कराऊंगा। और दूसरी बात ध्यान से समझे, जो लोग अब की बार सेटिंग से रिजल्ट लाए हैं ना, उनका कल्याण हो जाने वाला है। क्योंकि भाई वो तो कभी पढ़ाई किए थे नहीं, तो जो लोग पढ़ाई करके सीटेट पास किए हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि भाई फिर से एग्ज़ाम लेगा। क्या दिक्कत है भाई, पेडागोजी वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्या दिक्कत है। और तैयारियां हम कराएंगे आपको जॉब लगने तक। तो जुड़े रहिए हमसे, जो लोग जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। तो आज का जो पेपर है मैं लेकर के आया हूँ, जो भी 4 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों, सीटेट का, ठीक है, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस पेडागोजी को मैं ऑपरेशन करता हूँ। मेरा क्लास का नाम क्या है भाई, आप लोगों को पता है, ऑपरेशन वाली क्लास। कैसी क्लास, ऑपरेशन करेंगे भाई 76 नंबर से। प्रश्न नंबर 61 है, ध्यान से करें। नियमावली आ गई है, ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि भाई यही पढ़ाई आपको जॉब दिलाएगा। सीटेट एग्जाम निकलेगा और इसी एग्जाम के तौर पर आपका अगला एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में जब आप सफल हो जाएंगे, आपका जॉब निश्चित है, 100% है कि आपका जॉब लग जाएगा। तो मेरे यहाँ सभी तरह के जॉब के, सभी तरह के नहीं, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं सुन लीजिए, पहले भाषण सुनिए क्योंकि नियमावली आई है। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं जुड़े रहे, मैं तैयारियां कराऊंगा बेटर तरीका से कि कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पता है ना दोस्तों किस लिए मारा जाता है, तो मगरमच्छ का जो त्वचा होता है उसके लिए मारा जाता है। भैया आपका उत्तर बी पड़ गया, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अब भाई अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से। बोरा चिपचिपे वाले चावल एक सामान्य किस्म है, यह मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, बताए। ये जो चावल है वह किस रूप में पाया जाता है, बताए। क्या हो जाएगा, असम। कहाँ का चावल है, असम का चावल है। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने भैया ये किया है उन लोगों का सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूरे ध्यान से करें, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यही तैयारी आपका जॉब लगाएगा। कहता है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है। आप ही बताइए, अभी का मौसम ऐसा चल रहा है, त्वचा सूखा सूखा पड़ जा रहा है, तो क्या करिएगा जिससे त्वचा आपका मुलायम रहे। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, जिन लोगों ने भैया यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। क्या कीजिएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। क्या हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और क्या, नींबू का रस। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रोबिन। बताए, झाड़ी की बात करें कि झाड़ी पर कभी भी लिखा रहे तो कौन सा पक्षी होगा, याद रखें यही एक ट्रिक है, दूसरा कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। झाड़ी वाला प्रश्न पूछेगा तो सूर्य पक्षी मारिएगा। सूर्य पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, सूर्य पक्षी का नाम क्या है, बताएं आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताएं कि सूर्य पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट में इसको बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। पीएनआर क्या होता है, पीएनआर पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, यात्री संख्या रिकॉर्ड। बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, पूरे ध्यान से करें क्लास को। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, तो हम लोग तो भाई क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं। चलिए उत्तर जिन्होंने किया वलियम्मा, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान केरल में है। वालसाड, कोझिकोड,
उडुपी, मालखेड़ा। तो कोझिकोड जो है दोस्तों केरला में है। जिन्होंने बी किया सही जा रहे आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ भाई, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं घबराए नहीं, जॉब लगने तक हेल्प करूँगा और ये हेल्प जॉब लगा करके छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, है ना, दोस्तों को भी जोड़िए। देखिए टीचर का गुण यही है दोस्त, एक दूसरे को सहयोग करना, ठीक है। चलिए शेयर करिए, आप लोगों का जॉब लगेगा और आप लोग भी राजकर्मी का दर्जा लेंगे, अच्छा वेतन मिलेगा। चलिए गांव का नाम वहां उगने वाला कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा और इस गांव के लोग पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। तो भारत में ये गांव कहाँ है बताइए? खेजड़ी का गांव कहाँ पे है? चलिए राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ आपका उत्तर सी पर चला गया। चलिए हाथियों के झुंड का मुखिया बता दीजिए। तो जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है ना, वही होता है हाथियों के झुंड का नेताइन, ठीक है। जिन्होंने बी किया सही जा रहे भाई। अब आइए अगले प्रश्न को करिए। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भुनने से, जलाने से। मिट्टी के बर्तन को तो बेक करके क्या होगा दोस्तों? बेक करके मतलब कि कोई भी मिट्टी के बर्तन है उसको बेक करके, थपथपा के बोलते हैं उसको, पीट पीट करके उसको क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है। उसका नाम है बेक करना। गलाना, भुनना और जलाना गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूरे ध्यान से भाई, ध्यान से, क्योंकि अब है ना सेटिंग वाले का होश बिगड़ गया होगा, क्योंकि सेटिंग वाले कभी भी सीटेट की तैयारियां किए नहीं होंगे, आप लोगों को पता है। लेकिन जो सीटेट की तैयारियां किए हैं उसके लिए क्या दिक्कत है भाई? कोई भी एग्जाम ले, छोड़िएगा क्या? नहीं छोड़ना है ना। और जब तक हम हैं दिक्कत होगा ही नहीं। कहता क्या है कि पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम का बीज। तो भैया लौंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दांत का दर्द दूर हो जाएगा। लौंग का तेल लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी कहाँ गया भाई? एक सेकेंड मेरे दोस्तों। हाँ, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम बताना है। बोले तो रोटी बनाने का तरीका बताइए। पहले क्या करते उसके बाद क्या? तो पहले आटे को गूंथते हैं और आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद में उसको बेलते हैं और बेलने के बाद आग पर पका लेते हैं और पकाने के बाद छिपा में जाता है, छिपा में के बाद पेट में जाता है, उसके बाद खेत में जाता है। आप लोगों को पता है, जिन्होंने ये किया उन सभी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। देखिए जब भी डांस आप लोग करते होइएगा कोई बारात उरात में, तो मुंह का भाव, हाथ का भाव इधर उधर जो करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। अंदर से निकलता है, बिना मन के आप डांस नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं भावना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करें, मजे से करें। चलिए, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते ये सीखते हैं। कैसे सीखेंगे भाई? जो बोलेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, वो सीखेगा कैसे? तो इशारा से सीखेगा भैया। तो जो इशारा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जिन लोगों ने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग, भैया आप लोग सही है। जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं, फटाफट शेयर करें। और आप लोग घबराए नहीं, जॉब लगने तक हम हेल्प करेंगे और जब लगकर आपको जॉब लगा करके छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे। और जो लोग जुड़े हैं अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके दोस्तों का भी होगा। और सहयोग की भावना कर जिनके पास है उनका तो कल्याण निश्चित है भैया, ठीक है। सहयोग किसको करना है? मेरे को करना है भाई। अब मैं तो आपको कर रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है? बोले तो नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना में सबसे अलग कौन है? तो सभी को पता है कि पहाड़ है, ठीक है।
अब आइए पेडागोजी आ गया आपके स्क्रीन पर, पूरे ध्यान से फटाफट और स्पीड में करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, बताए। बाल केंद्रित को कौन इंगित करेगा? ऑप्शन दिया है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मैंने आपको सिखाया था कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना है, बहुत हिट होता है। रटने को हतोत्साहित करना है, रटना नेगेटिव, हतोत्साहित नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हुआ? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बुरा लड़का नहीं है, मैंने बुरा भी नेगेटिव और नहीं नेगेटिव, तो आप क्या हो गए? अच्छा हो गए ना। उसी प्रकार से रटने को हतोत्साहित। चलिए, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, माने केवल किताबी ज्ञान में मत ठूसिए बच्चों में, उससे प्रस्थान कीजिए, माने अलग की शिक्षा दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? स्कूल घर समुदाय के बीच अस्पष्ट सीमाएं, ये सीमा वाली बात जहर का पुड़िया बोला है, गलत है। तो आपका जो सही जा रहा है ABC, जिन्होंने किया भाई बेटर है। चलिए, पेडागोजी का ऑपरेशन होगा। आप लोगों को शुरुआत में ही बोला मैं, मेरे यहाँ ऑपरेशन वाली क्लास चलता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकता है, बताए। फटाफट करें। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप टीचर है, बच्चों को क्या करिएगा? प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ तुम सोच सकते हो, कर सकते हो। अगला है कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान समय स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियोयों को आकर्षित करना। मेरे दोस्तों ये भी अच्छी बात है, बच्चा को स्वतंत्रता दीजिए। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। बहुत अच्छी बात है। निश्चित नेगेटिव है और नहीं नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बना? मैंने आपको शुरुआत में बोला पॉजिटिव बना। तो आपका ABC सही जा रहा है। यहाँ पे तो भाई D में जहर का पुड़िया दिया हुआ है, एक मात्र लिख करके गलती कर दिया, तो यहाँ आपका उत्तर A पर चला गया। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। मजेदार तरीका से कराऊंगा कभी भी। पर्यावरण के अध्ययन में सबसे बेटर कथन बता दीजिए। इसमें लिखा है कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण अध्ययन बोले तो EVS का एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, अवधारणा, मुद्दा को एकत्रित करता है। मैंने शुरुआत में बोला कि एकीकृत जो होता है वह EVS के लिए काफी बेटर होता है। बोला था ना भाई, बोला था ना। चलिए, यह विषय कक्षा 1 और 2 में इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। यह भी बात सही है, लेकिन मेरे दोस्तों कौन सा सबसे बेटर जो हो जाएगा? एकीकृत करने वाली बात को मारे, केवल पहला दूसरा क्लास के लिए नहीं मारे, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि EVS की कक्षा में निम्नलिखित में, सुनिए, EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, बताइए। किसको कम करिएगा? स्वतंत्रता, वाद विवाद को कम करना है क्या? वाद विवाद को कभी कम ना करे, इससे बच्चा सीखता है। ये तो भाई सही बात है। ठीक है, नेगेटिव किसको कम करना है? कम बोले तो नेगेटिव खोजना है। चित्र पठन बहुत अच्छा है, कथा जरूरी है, लेकिन विवरण जो है वह नेगेटिव होता है। और यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा तो हम विवरण को क्या करेंगे? कम करेंगे। जिन्होंने D किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर EVS सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, बताए। क्या चुनौती है भाई EVS के लिए? परिभाषाएं और जानकारी। ये तो भाई कोई चुनौती नहीं। चुनौती क्या है ये बताइए। चुनौती है कि आप एक टीचर है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुनिए ध्यान से, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं आप, और यहाँ आपका बच्चा सा बैठा हुआ है, लगभग 100 स्टूडेंट है। तो क्या 100 को आप बारी बारी से बोलने का आप अवसर दे सकते हैं? 100 को अगर बारी बारी से बोलने का अगर आप अवसर देते हैं तब तक छुट्टी हो जाएगा। तो ये अवसर देना क्या है? सबसे बड़ा चुनौती है। तो विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, ये सबसे बड़ा चुनौती है। अगर 100 विद्यार्थियों को आप अवसर देते हैं खुद से व्यक्त करने के लिए कि हाँ तुम अपना नाम बताओ, तुम कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ पे कमी है, क्या जानते हो, तो भाई 100 विद्यार्थी बोलते बोलते तब तक छुट्टी हो जाएगा भाई। तो क्या है ये? चुनौती है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से करें फटाफट, और आज काफ़ी स्पीड है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सी थीम में उपथीम शामिल है, बताए। थीम में उपथीम कौन सा है?
चलिए, परिवार और दोस्त जो है ना वह थीम में उपथीम का काम करते हैं। जिन लोगों ने ए किया सही जा रहे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या, सुनिए ध्यान से करिए। कहता है ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। कैसे दीजिएगा प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण? तो वर्णन के द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रायोगिक प्रयोगों के द्वारा, सही गलत रूप कभी भी गलत होता है, वो सही नहीं जाता है कभी भी, है ना। तो आपका उत्तर दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 से 3 आपका ऑप्शन सही करना है कूट के हिसाब से। अगर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 ऑप्शन कहीं बी और सी रहता तो हम उसी को मारते, लेकिन बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें है, तो इसमें के साथ में ए को मजबूरी में सही करना पड़ रहा है कूट के वजह से, लेकिन हम लोग इसको सही मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मजबूरी में सही करना पड़ेगा आपको कूट के हिसाब से, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, मजा आएगा। यात्रा थीम मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, कैसे सार्थक हो जाएगा? यदि क्या करे, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित कीजिएगा तो ये सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने एक किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सुनिएगा कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों के अलावा बोल रहा है, ठीक है। ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईवीएस के लिए सबसे बेटर क्या है, पर्यावरण के लिए सबसे बेटर क्या है। तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण के लिए बेटर है कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए। रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश, ये सब गलत होगा। क्या होगा, बच्चों को हम क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। जिन्होंने एक किया सही जा रहा है। और आप लोग कभी भी इस प्रकार से नंबर दे करके उत्तर दिया करें, इससे लगेगा कि आप कौन से उत्तर आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जॉब जब तक नहीं लगती है तब तक हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सीटेट एग्जाम निकलने के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपका जॉब लगेगा। उसके बाद भी आपका एक एग्ज़ाम होगा और वह एग्ज़ाम की तैयारियां भी मैं ही कराऊंगा और बेटर तरीका से पूरे गारंटी के साथ कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे बताएं, कैसे सीखा जा सकता है? भूमिका निर्वाह के द्वारा सिखा देंगे, ठीक है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद करा देंगे, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र भ्रमण तो मैंने अभी बोला कि ईवीएस में सही जाता है, लेकिन गृह कार्य होमवर्क कभी भी सही नहीं किया है आज तक, ना जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में शामिल ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक कहानी, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वास्तविक घटनाएं को शामिल क्यों किया जाता है ये बताना है। क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। अच्छी बात है, समृद्ध स्रोत तो है ही, क्या है ना। वे विद्यार्थियों और शिक्षक के समुदाय, शिक्षक और समुदाय को प्रेरित करता है, ये भी बात सही है। वे हमें अनुभव फिर से देखने और अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, ये भी बात सही है। शिक्षक के लिए ईवीएस शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए, आसान और क्या जटिल, ये शब्द गलत होते हैं, इसलिए आपका ए, बी और सी सही जा रहा है। पूरे ध्यान से करें। प्रश्न कहता है ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर और अनौपचारिक सीखने पर। बताए किसको आप मजबूत करिएगा, बताए उत्तर। तो सीखने, मेरी बात मैंने आपको कितना बार बोला कि आपको ऑप्शन कौन सा मारना है? बाल केंद्रित। क्या मारना है दोस्तों? बाल केंद्रित। और के लिए कभी भी लिखा रहे मेरे दोस्तों, वह बच्चा का
बच्चा के लिए बोला जाता है। के लिए वर्ड कहीं भी रहेगा उसको आप मार्क किएगा, कभी गलती नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर ए पर चला गया, जिन्होंने ए किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न कि राजा एक ईवीएस शिक्षक, मान लीजिए आप एक टीचर है ईवीएस का, एक आकलन उपकरण का प्रयोग करते हैं आप, जो विद्यार्थियों को काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है क्या चीज का? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उप 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 एक सेकंड दोस्त, हाँ, रूब्रिक्स है, चेकलिस्ट है, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड है, दृष्टांत अभिलेख बोलते हैं उसको, और अवलोकन पत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? रूब्रिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। आप कैसे कहिएगा सर ट्रिक? तो मेरी बात ध्यान से समझिए, इसका एक ट्रिक है, मौखिक और दृश्य तक घटकों को उपलब्ध कराने की बात अगर करता है स्पष्ट रूप से, तो वह आपका रूब्रिक्स करता है। ठीक है, हाँ, एक और चीज, अगला प्रश्न है, पहले कर लीजिए उसके बाद बताते हैं। ईवीएस में आत्म आकलन, बोले तो खुद से आकलन करना है, तो आत्म आकलन जो होता है वह क्या होता है? सीखने के लिए होता है, सीखने के बारे में होता है, उपलब्धि और सीखने के परिणाम और निर्णय के बारे में होता है। लेकिन सीखने का आकलन एक शिक्षक की बात करता है। का वाली बात कहीं भी लिखा रहे, का, वह शिक्षक के लिए होता है, और शिक्षक वाला ऑप्शन मारना है आपको, नहीं मारना है। तो जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, उसके पहले फिर से सुनिए, आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सीटेट निकलने के बाद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, जिसकी तैयारियां मैं कराऊंगा पूरे बेटर तरीका से। चलिए, कहता है ईवीएस का सीखना आधारित है किस पर? सरल से जटिल। हाँ, कभी भी सरल से जटिल सीखेंगे भाई, जटिल से सरल नहीं सीखेंगे। स्थानिक से वैश्विक सीखना है, ये उल्टा बोल दिया। ये भी मूर्त से अमूर्त है, लेकिन ये भी उल्टा बोला है। तो सबसे बेटर क्या? सरल से जटिल सीखना। तो दोस्तों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक करके जाइए, और अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्प काफ़ी बेटर तरीका से करूँगा, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। 22 मिनट में आपका क्लास खत्म करा दिया।